गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। पहले जैसे हमने पढ़ा है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या का वितरण। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व इसी टॉपिक में। देखिए, जनसंख्या का घनत्व वह माप है जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या तथा वहाँ के क्षेत्रफल के बीच अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा वहाँ के क्षेत्रफल के बीच अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या का वितरण और जमाव ज्ञात करने का एक तरीका है, एक मेथड है। जो जनसंख्या का वितरण और जो उसका जमाव है उसको ज्ञात करने का एक मेथड है। इसे हम जनसंख्या के वितरण को विश्लेषित करने वाला माप भी बोल सकते हैं। यानी फार्मूला है जो हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और उस के एरिया के संदर्भ में इसको हम निकालते हैं। इसको क्या है, जनसंख्या घनत्व इसको बोला जाता है। अब देखिए, आमतौर पर जनसंख्या का घनत्व याद करने के दो तरीके हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंतर्गत दो ही तरीके का वर्णन किया गया है। तो जिसमें पहला है गणितीय घनत्व। अब देखिए, गणितीय घनत्व क्या होता है। देखिए, किसी प्रदेश या देश की कुल जनसंख्या तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाता है। कि किसी प्रदेश या देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, रेशियो को, वहाँ की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाता है। इसका फार्मूला है जो अर्थमेटिक, जो हम डायनेस्टी निकालते हैं, गणितीय जो घनत्व निकालते हैं, कि कुल जनसंख्या किसी भी प्रदेश की या देश की बाई टोटल एरिया। यानी गणितीय घनत्व निकालने का तरीका है कि गणितीय घनत्व बराबर है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किसी भी देश या प्रदेश का। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं हमारी दिल्ली की, कि 2011 में दिल्ली में 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1,67,53,235 जनसंख्या निवास करती थी 2011 में। सन 2011 के दिल्ली की जनसंख्या का घनत्व हम उसी फार्मूले के तहत निकालेंगे। तो देखिए, गणितीय घनत्व बराबर है 1,67,53,235 बटे 1483। यानी हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करने के बाद में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वैल्यू हमारी आती है। यानी फार्मूला हमने लगाया है गणितीय घनत्व निकालने का। दिल्ली के ऊपर एग्जाम्पल लिया है, दिल्ली का 2011 की जनसंख्या का और टोटल एरिया के साथ हमने इससे क्या है, इसको निकाला है। तो आंकड़ों की आसान उपलब्धता और विधि की सरलता के कारण गणितीय घनत्व को भूगोलविद और सामाजिक विज्ञान सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। आजकल ये जो है बहुत सारे सामाजिक विज्ञान, जैसे आपका सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ज्योग्राफी में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अन्य सामाजिक विज्ञान है, उसके अंदर क्या है, ये प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जनसंख्या की सघनता को मापने का यह एक संवेदनशील माप नहीं है। इसका कारण यह है कि इस घनत्व का परिकलन करते समय देश या राज्य का कुल क्षेत्रफल ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं किसी भी देश या प्रदेश में जहाँ मनुष्य नहीं रह पाता, जैसे जलाशय भाग है, कोई दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, दलदल है, कोई सघन वन है इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पूरे एरिया को शामिल किया जाता है। और जो बहुत सारे भाग जिसमें जैसे बताए गए हैं, भी जलाशय है, कोई दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, कोई दलदल भाग है, कोई ऐसा मूसली भाग है जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती, उसको भी इसमें क्या है, शामिल कर देते हैं। इसकी कमी है ये इस मेथड की, कि इसमें टोटल एरिया लिया जाता है किसी की। यानी जनसंख्या का जो हम घनत्व निकालते हैं, गणितीय घनत्व, उसमें किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे कुल एरिया, तो यानी सारा एरिया इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती, वो भी क्या इसमें हम शामिल कर देते हैं। इसकी ये कमी है फार्मूले की। गणना में ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं, जबकि मनुष्य केवल उन चुने हुए क्षेत्रों में रहता है जो उत्पादक हों, प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध हो व अभिगम्य हो, एसेसिबल हो। इस कमी के बावजूद भी मान लीजिए हमें पता चल गया कि इसमें कमियां हैं भाई, सारा एरिया शामिल किया जाता है,
जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता वो एरिया बीच में क्या है, कुल एरिया में आ जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, ये इसकी जो सरल प्रकृति है निकालने का, इसका जो सरल मेथड है, इसके बावजूद क्या है, ये जो गणितीय जो घनत्व है, यानी कमियों के बावजूद जो गणितीय घनत्व है, विभिन्न देशों की जनसंख्या की विशेषताओं की तुलना करने की एक अच्छी विधि है। कि हमें मान लीजिए अलग अलग देशों का पता है कि किस कंट्री के अंदर कितनी जनसंख्या है, या प्रदेश के अंदर कितनी जनसंख्या है, या राज्य स्तर पे हो या गांव स्तर के ऊपर हो, हम उसकी तुलनात्मक उसका अध्ययन क्या है, इस विधि के द्वारा अलग अलग एरिया का हम क्या है, वैल्यू निकाल कर अध्ययन कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी बहुत ही कम है। इसके विपरीत रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में कुल 58.2 करोड़, कितने 58.2 करोड़ लोग क्या रहते हैं रूस को छोड़कर। यह जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या से दुगनी से ज़्यादा है। जबकि इन 40 देशों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है, जनसंख्या तो ज़्यादा है, डबल ही की, परंतु 40 देशों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल से आधा है। इस प्रकार यूरोप का जनसंख्या घनत्व है 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या घनत्व से लगभग 4 गुना अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जनसंख्या, यूरोपियन कंट्री के अंदर जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है अमेरिका की तुलना में। हमने इसको क्या है, गणितीय घनत्व के माध्यम से इनकी क्या है, तुलना की है इसके अंदर। आगे देखिए, दो प्रकार के घनत्व आपके बताए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दूसरा है कायिक या पोषक घनत्व, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, क्या है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। यानी पहले वाले घनत्व जो हमने पढ़ा गणितीय घनत्व, उसमें तो क्या है कि हम टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किसी भी प्रदेश का, देश का, गांव का, किसी भी शहर का क्या है वो हम निकाल लेते हैं और सारा उसमें शामिल करते हैं। परंतु इस जो आपका कायिक या जो पोषक घनत्व है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी प्रदेश की या देश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की है एक परिष्कृत विधि है, जिसमें गैर कृषि भूमि जैसे वन है, चारागाह है, दलदल है, वनभूमि है, गांव है, नगर इत्यादि को कुल कृषि भूमि में से निकालकर घनत्व निकाला जाता है। यानी जिन स्थानों पर मनुष्य एक तरह से नहीं रहता, जैसे इसने अभी बताए हैं एक तरह से, यानी गैर कृषि भूमि, जो गैर कृषि भूमि है, जैसे वन है, चारागाह है, दलदल है, मरुभूमि है, गांव व नगर, यानी इनके अंदर क्या है, उसको कुल भूमि में से निकालकर घनत्व निकाला जाता है। यानी इन एरिया को कुल जो क्षेत्रफल है किसी भी प्रदेश का, उसमें से क्या है, इसको निकाल दिया जाता है और फिर क्या इसको निकाला जाता है। यह घनत्व कृषि भूमि पर आधारित है, इसलिए इसे भू संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का बेहतर अनुमान क्या है, इससे लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं इसको, कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, परंतु इसमें कृषि भूमि का क्षेत्रफल 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी बहुत सारे जो भाग हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे दलदल है, मरुभूमि, गांव, नगर, वन, चारागाह, वो क्या है, सारे निकाल कर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से तो कितना बचता है, कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.01 करोड़। तो अब इसके अंदर हम फार्मूला ये लगाएंगे। इसमें फार्मूला क्या है, पहले वाले में तो था कुल जनसंख्या बटे कुल एरिया, यानी टोटल आपका पॉपुलेशन बटे टोटल एरिया। इसमें क्या है, टोटल पॉपुलेशन बटे कल्टीवेटेड लैंड, यानी एक्स्ट्रा की जो चीज़ें थी वो क्या है, इसमें से निकाल दी गई हैं। तो इसके अंतर्गत जो भारत का जो कायिक जो घनत्व बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये आता है। अब देखिए, कृषि प्रधान विकासशील देशों में जैसे भारत, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान व बांग्लादेश के लिए इस घनत्व का
विशेष महत्व है। इस विधि में भी कमी है। क्या कमी? देखिए, इस विधि में कमी यह रह जाती है कि कई बार समस्त गैर कृषि भूमि को अनुत्पादक मान लिया जाता है और संपूर्ण कृषि भूमि को एक समान उत्पादक मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सारी कृषि भूमि है वो क्या है, एक समान उत्पादक भी नहीं है, उसमें भी अंतर पाया जाता है। और दूसरा, जो गैर कृषि भूमि है वो भी क्या है, अनुत्पादक मान ली जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कई बार नहीं होता। ये जो आपका कायिक घनत्व है, इसमें भी जनसंख्या के दबाव का एक काम चलाऊ मापन ही क्या है, प्रस्तुत करता है। देखिए, कमियां तो हैं इसमें, जैसे पहले में भी हमने जो पढ़ा है गणितीय घनत्व, उसमें भी कुछ कमियां थी, उसके बावजूद भी जो गणितीय घनत्व क्या है, दुनिया के बहुत सारे देशों में क्या है, इसको हम प्रयोग में क्या है, लाया जाता है। इसी प्रकार इसमें भी कुछ कमियां हैं, और जिसके कारण क्या है, इसको भी एक क्या है, काम चलाऊ घनत्व इसको क्या है, बोला गया है। उसके बाद में देखिए, हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या है, वर्ल्ड पैटर्न को हम देखेंगे कि किस किस भागों के अंदर कितनी कितनी जनसंख्या का जो घनत्व क्या है पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है। देखिए, अब जैसे जो आपका जनसंख्या घनत्व है और जनसंख्या वितरण है, इसमें देखिए अंतर है। आप इसको इनका संबंध है, लेकिन फिर भी क्या है, भिन्न संकल्पनाएं हैं। जैसे इसमें लिख भी रखा है, देखिए, जनसंख्या के वितरण और घनत्व में अंतर। देखिए, जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व दो क्या है, परस्पर संबंधित लेकिन भिन्न संकल्पनाएं हैं। आपस में संबंधित तो हैं, परंतु क्या है, थोड़ी सी इनमें अंतर है। भिन्न संकल्पनाएं को क्या है, बोला गया है कि जनसंख्या वितरण की प्रकृति स्थितिगत है, जबकि जनसंख्या घनत्व में अनुपातिक संबंध पर जोर दिया जाता है। यानी उसमें तो हम क्या देखते हैं कि भाई जो जनसंख्या का जो आपका वितरण है वो किस प्रकार का है, रेखीय पैटर्न में जनसंख्या रह रही है, सघन प्रारूप है, परिक्षिप्त प्रकार का प्रारूप है, यानी किस प्रकार के जनसंख्या का पैटर्न किसी प्रदेश में पाया जाता है, वो तो क्या है, उसके वितरण की ओर इशारा करता है। जबकि किसी भूमि के अगर हम वहाँ की जनसंख्या के साथ अगर हम संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है, जनसंख्या घनत्व में शामिल किया जाता है। देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ भी हुआ है ये चीज़ें, लेकिन जनसंख्या के घनत्व का संबंध मनुष्य और भूमि के अनुपातिक संबंध से होता है। जैसे भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी इस आपस में जनसंख्या वितरण और घनत्व में संबंध तो है, लेकिन भिन्न संकल्पनाएं हैं। उसमें तो जनसंख्या वितरण में तो हम उसके क्या है, क्षेत्रीय प्रारूप पर जोर देते हैं कि जनसंख्या क्या एक रेखीय प्रतिरूप में रह रही है, या परिक्षिप्त प्रतिरूप में, प्रारूप में रह रही है, सघन प्रारूप में रह रही है। लेकिन जो आपका जनसंख्या घनत्व है, उसमें किसी भी प्रदेश की भूमि के साथ मनुष्य के अनुपातिक संबंध पर क्या है, जोर दिया जाता है। तो अब आगे देखिए, पूरी दुनिया को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कुछ भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, लोग अनुकूल और उपयुक्त स्थानों पर बसना चाहते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि उसको अनुकूल और या अच्छा स्थान मिले रहने के लिए, और उपयुक्त भूभाग क्या है, दुनिया में कम है। यही कारण है कि विश्व की आधी जनसंख्या मात्र 5% से कम भूभाग पर और शेष आधी 50 से 60% भूभाग पर बिखरी हुई है। यानी आधे तो 5% पर ही रह रहे हैं, और आधे भी क्या है, जो बच गए आधे लोग पूरी पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, वो क्या है, 50 से 60% भाग पर क्या है, वो जनसंख्या बिखरी हुई है। तो वितरण के आधार पर विश्व को 3 प्रकार के जनसंख्या प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अब ये वितरण आपका यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ही बताया गया है। जैसे कुछ प्रदेश इसने बना ली, क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या है, प्रदेश बनाए गए हैं दुनिया के, जिनको अलग अलग जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कैटेगरी में रखा गया है। जैसे पहला है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। अब देखिए, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहाँ 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसमें 3 क्षेत्र क्या है, दुनिया के शामिल किए गए हैं। पहला इसमें शामिल किया गया है मानसूनी एशिया, इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें दक्षिण पूर्वी चीन, भारत, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, बांग्लादेश, सिंगापुर, जापान इत्यादि प्रमुख हैं। तो यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं जो इस कि इतना 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या एक तरह से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसमें मुख्य जो कारक हैं यहाँ की, नदी घाटियाँ व उपजाऊ मैदानों का यहाँ पर क्षेत्र है। अनुकूल जलवायु व लंबे वर्धन काल के कारण वर्ष में चावल की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। अच्छी जलवायु है
और क्या है, चावल की 3 फसलें क्या है उगाई जाती हैं। हमारे जैसे भारत में भी हम पढ़ते हैं ना, पश्चिम बंगाल के अंदर अमन, ओस और बोरो चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। भूमि की अधिक वहन क्षमता तथा भारत, चीन व जापान में बड़े पैमाने पर हुए औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या का भारी जमाव पाया जाता है। यहाँ कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक भी है। बहुत सघन जनसंख्या है। मुक्त व्यापार का बंदरगाह होने के कारण सिंगापुर में जनसंख्या का घनत्व 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में दूसरा क्षेत्र है यहाँ का जो सघन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आते हैं दुनिया के, वो है पश्चिमी यूरोप। अब देखिए पश्चिमी यूरोप की क्या विशेषताएं हैं। पश्चिमी यूरोप में खनन और निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है, यानी खनन का काम बहुत बड़े पैमाने पर चला हुआ है। उसके बाद में निर्माण उद्योग, यानी बहुत सारी इंडस्ट्री पश्चिमी यूरोप के अंदर जो देश हैं उसमें उनमें लगी हुई हैं। यहाँ की उत्तम जलवायु के कारण भी जनसंख्या का अधिक सांद्रण पाया जाता है। जलवायु यहाँ की क्या है, अच्छी है। यहाँ सघन जनसंख्या की पेटी इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक विस्तृत है। ये इस पेटी का भाई विस्तार है, लेकिन इंग्लिश चैनल से नीपर नदी तक है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पूर्वी भाग, यूएसए एंड ईस्ट पार्ट ऑफ कनाडा। इसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी और कनाडा के दक्षिण पूर्वी तटों पर जनसंख्या का भारी बसाव है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यूरोप के अटलांटिक मार्ग से आने वाले प्रवासी सबसे पहले यहीं आकर बसे। इससे यहाँ उद्योगों, व्यवसाय तथा नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। ज्यों-ज्यों इस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं बढ़ती गई, त्यों-त्यों लोग इसकी ओर क्या है आकर्षित होते गए। कहने का मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा के जो पूर्वी भाग हैं, अटलांटिक महासागर की तरफ के जो भाग हैं, वहाँ पर क्या है जनसंख्या सघन पाई जाती है। बहुत से कारण हैं जिसके क्या है कारण यहाँ पर जनसंख्या का एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सांद्रण क्या है पाया जाता है। इनके अंदर जैसे हम पढ़ते हैं कि सांद्रण के कारणों में कि यहाँ पर व्यवसाय उद्योगों का बहुत विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है, ठीक है ना। तो यानी बहुत से ऐसे कारक हैं जिसके कारण क्या है इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये तो था आपका जो पहले नंबर पे हम जो पढ़ा है कि सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। इसमें क्या है 3 प्रदेशों को हमने शामिल किया। पहला मानसूनी एशिया, दूसरा पश्चिमी यूरोप, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की पूर्वी भाग। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे कि विरल जनसंख्या वाले तथा जनविहीन प्रदेश, यानी दुनिया के वो प्रदेश जहाँ पर बहुत ही विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब इसके अंदर देखिए हम देखते हैं कि इसमें वो या तो वो बहुत ज़्यादा शीत प्रदेश मिलेंगे या उष्ण प्रदेश मिलेंगे जहाँ पर क्या है जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। तो देखिए विरल जनसंख्या वाले प्रदेश वे होते हैं जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग रहते हैं, यानी बहुत ही कम लोग रहते हैं इन प्रदेशों के अंदर। अब इसमें कौन कौन से प्रदेश हैं देखिए। ऐसे प्रदेश धरातल के 3/4 भाग को घिरे हुए हैं। मोस्टली पृथ्वी को क्या है इस प्रकार के एरिया कवर करते हैं। इसमें भी जैसे क्या है 4 एरिया मुख्य तौर से क्या है क्लासिफिकेशन के आधार पर क्या वर्गीकरण के आधार पर बनाया गया है। तो पहला इसके अंदर है आपका उष्ण मरुस्थल। अब देखिए उष्ण मरुस्थलों में क्या है, हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इन गर्म रेगिस्तानों में वर्षा बहुत कम होती है या कई बार नहीं भी होती। इसलिए जल की कमी के कारण ही पशुचारण यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। उष्ण मरुस्थल में क्या वर्षा न के बराबर है, पशुचारण का काम क्या है लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ जनसंख्या अत्यंत विरल है, कृषि कम होती है, केवल कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सहारा हर जो काला हरी मरुस्थल अफ्रीका की, इसी तरह अटाकामा है दक्षिण अमेरिका का, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया अरब थार का जो मरुस्थल है एशिया के अंदर, और सेनोरोन मरुस्थल है। ऐसे ही क्या प्रदेश हैं दुनिया की जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही विरल पाई जाती है, न के बराबर से रहती है। उसके बाद में है अति ठंडे क्षेत्र। ध्रुवीय व उप ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यंत कम व फसलों का वर्धन काल बहुत छोटा होता है। इन क्षेत्रों में कनाडा व साइबेरिया का उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड आते हैं। दक्षिण ध्रुव के चारों ओर विस्तृत अंटार्कटिका महाद्वीप में तो क्या है एक तरह से पूर्णतः जनविहीन है, यानी बहुत ही ठंडे प्रदेशों को दूसरे भाग में क्या है शामिल किया गया है, जो जिसमें क्या है जनसंख्या बहुत ही विरल पाई जाती है। उसके बाद में ठंडे मरुस्थल व उच्च पर्वतीय प्रदेश। इसमें मध्य एशिया के क्षेत्र गोबी तकलामाकन मरुस्थल समुद्र के समकारी प्रभाव से क्या है दूर महाद्वीप के भीतरी भागों में स्थित है, यानी समुद्रों से बहुत दूर स्थित हैं ऐसे प्रदेश।
वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित इन क्षेत्रों में वर्षा न्यून व वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। रेन शेडो एरिया मतलब एक तरफ मान लीजिए कोई विंड एक तरफ से आ रही है, किसी पर्वत के सामने आकर टकराती है और उसी पर्वत के दूसरी साइड क्या है वर्षा कम हो पाती है, तो वो जो दूसरी साइड का जो प्रदेश है उस पर्वत या किसी भी पठार के, तो उसको क्या है रेन शेडो एरिया हम बोलते हैं। कि एक पर्वत के एक भाग में तो समुद्र की तरफ से आने वाली जो पवनें हैं वर्षा करती हैं बहुत ज़्यादा, और उसके दूसरी भाग में अपोजिट साइड क्या है वर्षा कम हो पाती है, बहुत ही कम होती है, उनको क्या है रेन शेडो एरिया बोला जाता है। रॉकीज, एंडीज, हिमालय इत्यादि उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भी जनसंख्या क्या है बहुत ही कम पाई जाती है। इसी प्रकार से आपका विषुवतरेखीय प्रदेश है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन प्रदेशों में भी ये मानव बसाव के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है। जैसे हमने उष्ण मरुस्थलों के बारे में पढ़ा भी, अति ठंडे मरुस्थलों के बारे में पढ़ा, ठीक है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा। तो इसी तरह विषुवतरेखीय जो प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसमें सघन वनों से युक्त दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का जायरे या कांगो बेसिन क्या शामिल हैं। यहाँ वर्ष भर भारी वर्षा का व उच्च तापमान यहाँ पर पाया जाता है। जलवायु अस्वास्थ्यकर है तथा वन दुर्गम व आर्थिक रूप से क्या है कम उपयोगी है। कहने का मतलब है कि इन प्रदेशों में भी जनसंख्या का अभाव ही पाया जाता है। विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण क्या है ऐसा होता है यहाँ पर। उसके बाद में है मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश, यानी ये वो प्रदेश हैं जो बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों के क्या है एक तरह से बीच के प्रदेश हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है किताब में भी कि मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहाँ 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। ये प्रदेश अति न्यून और सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों के बीच में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है एशिया का, पश्चिमी चीन, दक्षिण भारत, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है एशिया के अंदर। यूरोप में उत्तरी यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य और रूस के उत्तर पश्चिम भाग क्या इसमें शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी तथा मध्य भागों में जनसंख्या का साधारण घनत्व पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में तीनों महाद्वीपों अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का मध्यम घनत्व ही पाया जाता है। इनमें अफ्रीका के उत्तरी तटीय भाग, नील नदी के तटीय क्षेत्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी ब्राज़ील, वेनेजुएला, मध्यवर्ती चिली क्या है शामिल किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र तथा मरे डार्लिंग बेसिन में भी जनसंख्या का घनत्व क्या है मध्यम पाया जाता है। यानी दुनिया का वो प्रदेश हैं जिसका वर्गीकरण क्या है जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या है किया गया है। अब देखिए हम मैप के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं तो जैसे अति जनसंख्या घनत्व वाले जो प्रदेश थे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहाँ पर क्या है उससे अधिक जनसंख्या क्या है उन प्रदेशों में जैसे रहती है, जैसे ये हमने पढ़ा था कि 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग यहाँ पर क्या है रहते हैं, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। अब देखिए मैप के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए इसमें देखिए आपका भारत है, चाइना है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये देश का है इनमें शामिल किया गया है। 200 से अधिक अमेरिका के पूर्वी भाग हैं, ठीक है, यूरोप के भाग हैं इसमें, कुछ अफ्रीका के कुछ भाग हैं। उसके बाद 51 से 200 देखिए अलग अलग शैडो हमारे विश्व मानचित्र में प्रदर्शित हो रही है कि 200 से ज़्यादा वाले ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं। 11 से 200 वाले जो भाग हैं पृथ्वी के ऊपर वे थोड़ी सी क्या है लाइट शैडो से दिखाए गए हैं। उसके बाद 11 से 50 और 1 से 10 ये देखिए बिल्कुल एक तरह से खाली एरिया है। और उसके बाद में 1 से कम ये क्या है भाई डॉटेड से, इसमें डॉटेड से दिए हैं, डॉट से बनाए गए हैं कि ये एरिया क्या है आपके बिल्कुल ही एक तरह से जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है।